Welcome to IIT Ganit. Today in this lecture we are going to learn about the theorems for finding the limits. So in this lecture we will discuss the theorem 1, that is sandwich or squeeze play theorem. फिर से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान से पढ़ें और अच्छे से समझें. ठीक है, तो सैंडविच सुनते ही कुछ समझ आया होगा कि कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि एक चीज़ इस साइड है, एक चीज़ इस साइड, और बीच में कुछ क्रीम से या फिर कुछ जो भी आप लगवाते हो सैंडविच के अंदर वो फंस गया है, तभी क्या बन गया, वो सैंडविच बना. जैसे यही मान लो ये मेरा हाथ ये वाला इनके बीच में मार्कर्स एक मसाला की तरह फंस चुके हैं, तो ये क्या बन चुका है, एक सैंडविच बन चुके हैं. ऐसे ही सेम एक कंसेप्ट है, थ्योरम है, इसके लिए लिमिट्स निकालने के लिए मान लो आपको एक रास्ते से, मैं बताता हूँ आपको रास्ता बताता हूँ कि कहाँ से निकलना है, तो आप खुद ही बताना कैसे निकल सकते हो. लेट अस से एक फंक्शन है जिसका ग्राफ ये है, लेट अस से इट इज gx. एक और फंक्शन है, लेट अस से इट इज दिस hx. मतलब जो gx है वो हमेशा hx के ऊपर है, मतलब gx की वैल्यू जो है वो हमेशा hx से बड़ी है या उसके बराबर है. ऐसा ही हो रहा है, gx हमेशा ऊपर है, hx हमेशा नीचे है. ठीक है, और आपको एक ऐसे पाथ पे घूमना है, कोई भी पाथ हो सकता है, वो घूमना ऐसे है कि आपको इससे ऊपर नहीं जाना और इसके नीचे नहीं जाना. तो एक बात बताओ, इधर से तो चलो आ जाओगे आप, बट यहाँ वाले पार्ट से कैसे गुजरोगे? जिस पार्ट पे ये कॉमन आया होगा वहीं से क्रॉस करना पड़ेगा आपको भी, तो यहाँ से क्रॉस करना पड़ेगा, तभी यहाँ निकल के आ सकते हो आप. ये आपका पाथ है, दैट इज fx. तो आपको fx को ऐसे मूव करना है कि जो fx है वो हमेशा gx से छोटा है और hx से हमेशा बड़ा है. ठीक है, और लेट अस से दिस पॉइंट इज c और वैल्यू l. ठीक है, मतलब इसका क्या है कि जो इसकी लिमिट्स हैं, और दोनों के बाद लिमिट लगा दूं, x टेंडिंग टू c, इन सब पे लगा दी मैंने. ठीक है, तो अगर ये लिमिट L पे जा रही है तो ये भी L पे जा रही है, तो इसको भी कहाँ से जाना पड़ेगा? इसको भी L से ही जाना पड़ेगा. मतलब इसकी भी लिमिट x टेंडिंग टू c पे क्या होगी? L ही होगी. अगर क्या गिवन हो कि लिमिट किसकी? gx की x टेंडिंग टू c पे इक्वल है लिमिट hx की x टेंडिंग टू c पे, लेट अस से इट इज L. तो क्या कहेंगे हम बाय सैंडविच थ्योरम से कि लिमिट ऑफ fx भी x टेंडिंग टू c पे कहाँ जाएगा? L जाएगा. अगर ये कंडीशन हमेशा फॉलो करवानी है, अगर ये कंडीशन हमेशा फॉलो करवानी है तो उसकी लिमिट भी क्या होगी? L ही होगी. ठीक है, मतलब आप बीच में क्या हो गए, एक मसाले की तरह फंस चुका है fx, ऊपर क्या है, ये उसके ब्रेड से, तो एक सैंडविच बन चुका है, इसलिए कहते हैं इसको सैंडविच थ्योरम. क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से जल्दी समझ आने वाला है. आई होप यहाँ से समझ आ गया होगा. स्टेटमेंट है इसकी कि इफ दिस 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 एंड देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी सच दैट दिस एंड दिस, सो दिस दिस दिस. बट कोई फायदा नहीं, बट हमें समझ आनी चाहिए. ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की. क्वेश्चन 1 लिखा हुआ है, कह रहा है एफ जो है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू बता रखा है और ग्रेटर देन इक्वल टू बता रखा है. ठीक है, कह रहा है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए. ठीक है भाई, मतलब एक गिवन इंटरवल में ऐसा हो रहा है. ठीक है, मान लेते हैं गिवन इंटरवल दिया हुआ. चलो मैं क्या कर रहा हूं, कह रहा है एफ एक्स की लिमिट बताओ x टेंडिंग्स टू 4 पे. देखो अगर इस पे भी लिमिट लगाने पे अगर सेम आ रही हैं तो मतलब ये फिर से सैंडविच वाली बात बन जाएगी. तो मैं ट्राई करता हूं, कोशिश करता हूं कि फर्स्ट क्वेश्चन में लिमिट लगा रहा हूं x टेंडिंग्स टू 4 पे, 4x माइनस 9 पे. 4x माइनस 9 तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है ही नहीं, तो x को डायरेक्ट पुट कर दो 4 4 16, 16 माइनस 9 इज 7. अब बात करते हैं लिमिट x टेंडिंग्स टू 4 पे x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 की. फिर से कोई इंडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, 4 पुट करो, 16 प्लस 7 23, 23 माइनस 8 अगेन 7. दोनों क्या आ रहे हैं? इक्वल आ रहे हैं. मतलब जो बीच में fx रहा होगा और x टेंडिंग्स टू 4 पे वो भी क्या ले रहा होगा? 7 ले रहा होगा. किससे? बाय सैंडविच थ्योरम से. क्लियर है, क्योंकि वो भी 7 जा रहा है, वो भी 7 जा रहा है, तो बीच में जो जा रहा है, जो बीच में fx हमेशा है, तो वो कहाँ जाएगा? वो भी तो 7 जाएगा. क्लियर है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की. कह रहा है 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 12 जो हमेशा fx से छोटा है, तो मतलब फिर से हम लिमिट की बात करेंगे. x टेंडिंग टू कहाँ दिया हुआ है? 0 और 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 12.
तो 0 पे ये क्या जाएगा, 0/12 इज 0, 3 - 0 इज 3। चेक करते हैं सेकंड वाले की, दैट इज 3 + x²/9, x टेंडिंग टू 0 पे 0/9 इज 0, 3 + 0 इज 3, मतलब दोनों क्या हैं फिर से इक्वल हैं। तो जो बीच में fx है वो भी तो सैंडविच थ्योरम के अकॉर्डिंग 0 पे क्या ले रहा होगा, 3 ही ले रहा होगा। क्लियर है, दिस इज अवर लिमिट। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, उसको देख के ध्यान कैसे आएगा कि सर सैंडविच थ्योरम लगानी है तो कैसे लगानी है। पॉज द वीडियो एंड नोट ऑल दिस सॉल्यूशंस, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, तो n/n² + 1, n/n² + 2 एंड सो ऑन। तो एक बात बताओ, अगर मैं डिनोमिनेटर को कम करता हूं तो वैल्यू फ्रैक्शन की बढ़ जाती है, और अगर मैं डिनोमिनेटर को ज़्यादा करता हूं तो फ्रैक्शन की वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है, ये बात तो समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं, मैं कह रहा हूं n/n² + 1 जो है, n/n² + 2 जो है एंड सो ऑन, ये दिया हुआ। मैं कर रहा हूं यहां से n/n² + 1 को लिख रहा हूं, क्या n/n² + 1 हमेशा छोटा होगा n/n² से, क्योंकि मैंने डिनोमिनेटर को खत्म कर दिया, 1 से छोटा कर दिया, तो फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ गई होगी कुछ ना कुछ। सिमिलरली इसकी वैल्यू बड़ी होगी n/n² + n से, क्योंकि मैंने डिनोमिनेटर को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो वैल्यू फ्रैक्शन की कम हो गई होगी। सिमिलरली n/n² + 2 भी तो इससे छोटा रहेगा और इससे हमेशा बड़ा रहेगा। क्या सिमिलर वे चल जाएगा। इन सब क्या कर दो, ऐड कर दो। जैसे ही ऐड करोगे तो बीच में तो क्या बन गया अपना, वो बन गया जो हमें चाहिए, और लिमिट लगानी है n टेंडिंग टू इन्फानाइट, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फानाइट, ऐड कर दिया n/n² + 1 + n/n² + 2 एंड सो ऑन अप टू n/n² + n। ये हमेशा लेस देन इक्वल टू रहेगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फानाइट पे n/n² + n/n² कितनी बार, n टाइम्स, हाँ है ना। और ये किससे बड़ा रहेगा, हमेशा बड़ा रहेगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फानाइट n/n² + n + n/n² + n कितनी बार, n टाइम्स। क्लियर है, इसकी तो वैल्यू हमें निकालनी है। अब पहले मैं इसकी निकालता हूँ, इन्फानाइट आ गया तो पहली बात तो ये n ये n कैंसिल होंगे, 1/n कितनी बार, n बार, तो n × 1/n और लिमिट n टेंडिंग टू इन्फानाइट है, n से n कैंसिल हुआ तो ये लेस देन इक्वल टू 1 आ गया हमेशा। चलो यहाँ बात करते हैं, यहाँ पे एक n कैंसिल, तो क्या ये 1 में n + 1 लिखा हुआ कितनी बार, n टाइम्स। लिमिट कहाँ जा रही है, n टेंडिंग टू इन्फानाइट। जब भी इन्फानाइट जाता है हाईएस्ट पावर्स क्या करते हैं, कॉमन, नीचे से हाईएस्ट पावर कॉमन, 1 + 1/n बचा, कैंसिल आउट हुआ। जब n इन्फानाइट जाएगा तो ये कहाँ जाएगा, 0 पे, 1/1 अगेन 1 आ गया। मतलब ये वैल्यू जो है हमेशा 1 से या बड़ी है और 1 से ही छोटी, मतलब ये वैल्यू थी क्या, ये खुद सैंडविच थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या थी, ये 1 थी। सो आंसर इज 1, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फानाइट पे। क्लियर है, दिस इज हाउ दिस थ्योरम वर्क्स। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम, थोड़ा सा इसके ऊपर ही, बट सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा स्टेप सोचो कि वो ऐसा किससे बड़ा होता है, किससे छोटा होता है, और वो जो है ये ब्रैकेट्स हैं वो क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट है। आई होप आपने ये लिख लिया होगा, नहीं तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो बात करते हैं, एक फ्रैक्शनल पार्ट, सॉरी क्या लिखा हुआ, ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखा हुआ। तो मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, चलो सब कुछ छोड़ो, 2.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर किससे छोटा होगा तो किससे बड़ा होगा। पहले बात इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी, तो क्या ये खुद से तो छोटा होगा और ये इससे जस्ट पहले वाले नंबर से, या फिर क्या कह दूँ 2.2 - 1 से बड़ा होगा। सोचो, हाँ है ना। क्लियर है भाई, 2.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 2.2 - 1 से तो बड़ा ही होगा ना यार, और 2.2 से छोटा ही होगा या फिर उसके बराबर हो सकता है। बराबर कब होगा, जब ये इंटीजर हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल 2, उस केस में। ठीक है, तो क्या मैं कह सकता हूं जो फ्रैक्शनल पार्ट x है, जो फ्रैक्शनल सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, वो छोटा होगा x से और बड़ा होगा हमेशा x - 1 से, हाँ है ना। ठीक है,
अब चलते हैं नेक्स्ट, बात करते हैं किसकी, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x। ये हमेशा छोटा होगा 2x से और हमेशा बड़ा होगा 2x माइनस 1 से, एंड सो ऑन। लास्ट में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ nx, वो छोटा होगा nx से और बड़ा होगा nx माइनस 1 से। क्लियर है यहाँ तक? अब मैं क्या करूँगा, इनको ऐड करता हूँ, सबको ऐड कर दो तो, और लिमिट लगा दो, लिमिट है n टेंडिंग टू इन्फानाइट, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x एंड सो ऑन, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ nx, ठीक है। ये हमेशा लेस देन इक्वल्स टू होगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फानाइट पे, इधर क्या ऐड होगा, x प्लस 2x अप टू nx, ठीक है। किससे बड़ा होगा हमेशा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फानाइट, यहाँ पे ऐड होने वाला है x प्लस 2x सो ऑन अप टू nx माइनस 1 जो है वो कितनी बार आएगा, 1 2 3, कितनी बार, n टाइम्स। तो मैंने क्या लिख दिया, माइनस में n लिख दिया, ठीक है। चलो हमें इसकी वैल्यू तो निकालनी है, ये निकाल लेते हैं, x 2x एंड सो ऑन, x सब में से कॉमन, अंदर 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n, तो क्या वो n इंटू n प्लस 1/2 होता है, और लिमिट है n टेंडिंग टू इन्फानाइट पे, x तो बाहर, क्योंकि x की दिक्कत नहीं है, दिक्कत n की है, हाँ है ना। क्लियर है? आई होप हमने कुछ मिस कर दिया। हाँ, नीचे क्या है, n स्क्वायर है सबके, डिवाइड में n स्क्वायर भी है, इनके डिवाइड में n स्क्वायर भी है, इनके डिवाइड में n स्क्वायर भी है, ये हम मिस कर चुके हैं, ठीक है। अब n इन्फिनिट जा रहा है तो ऊपर से n हाईएस्ट कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, n कॉमन आया तो यहाँ 1 प्लस 1/n बचेगा, n इन्फिनिट पे 1 प्लस 1/n 0 जाएगा, n स्क्वायर कैंसिल होगा, तो क्या ये x/2 बच जाएगा। मैंने स्टेप्स मिस कर दिए हैं, चेक कर लेना। यहाँ पे चेक करते हैं, अब ये x प्लस 2x अप टू nx तक, फिर से x कॉमन आएगा, n इंटू n प्लस 1/2 बचेगा, माइनस n आएगा, डिवाइड में n स्क्वायर आएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फानाइट आएगी। हाईएस्ट पावर n स्क्वायर है, यहाँ पे n है, तो सब में से कॉमन कौन आएगा, n स्क्वायर आएगा, यहाँ पे x बचेगा, यहाँ 1 प्लस 1/n आएगा, ठीक है, माइनस 1/n डिवाइड बाई n स्क्वायर। जब n स्क्वायर कॉमन लिया है तो n स्क्वायर तो सबसे ही बाहर आ जाएगा, n स्क्वायर यहाँ पे आएगा, x यहाँ पे आएगा, और लिमिट है n टेंडिंग टू इन्फानाइट की, n स्क्वायर कैंसिल, इन्फानाइट पे ये 0 क्या बचेगा, x बचेगा, और यहाँ पे 2 भी था नीचे, तो क्या आ गया, ये x/2 आ गया। मतलब जो ये वाली वैल्यू है ये x/2 से छोटी है और x/2 से ही बड़ी है, तो ये वैल्यू है कितनी, ये x/2 ही है, ये x/2 ही है बाय सैंडविच थ्योरम। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, दिस क्वेश्चन इज योर होमवर्क, यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। देखो 1 की पावर k, 2 की पावर k एंड सो ऑन, अगर मैं 1 की पावर k, 1 की पावर k, 1 की पावर k कर दूं तो उससे बड़ा होगा, और अगर n की पावर k, n की पावर k कर दूं तो उससे ये वैल्यू छोटी होगी। उसके थ्रू आप इसको क्या करोगे, अप्लाई करोगे और आंसर निकालोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, लेट अस से दैट तो क्वेश्चन क्या है, कह रहा है 1 कॉमा इन्फानाइट से फंक्शन डिफाइन है 0 कॉमा इन्फानाइट तक, तो ये उसकी डोमेन है और ये उसकी कोडोमेन है। कह रहा है कॉन्टिन्यूसली डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो कॉन्टिन्यूसली डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, जैसे जैसे x बढ़ेगा वैल्यू कम होगी, यही है, ठीक है। चलो अब मैं आपसे पूछता हूँ, इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है और जो पूछा गया उसमें 3 टर्म्स यूज हो रही हैं। एक तो f ऑफ 4x, एक है f ऑफ 6x और एक है f ऑफ 8x। मैं आपसे बता रहा हूं कि जो 8x पक्का 6x से बड़ा होगा और 6x पक्का 4x से बड़ा होगा, हाँ है ना, ऑब्वियस है। बट फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो इस पे जो वैल्यू होगी उसके बीच में रिलेशन क्या होगा, क्या ऐसा होगा, f ऑफ 8x जो है सबसे छोटा होगा, फिर f ऑफ 6x आएगा और फिर सबसे बड़ा f ऑफ 4x होगा, क्योंकि जैसे जैसे वैल्यू x की वैल्यू बड़ी होगी ग्राफ मेरा नीचे गया होगा, क्योंकि फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है, ठीक है। मैं क्या सबको डिवाइड कर दूं किससे, f ऑफ 8x से, तो सबको डिवाइड कर रहा हूं f ऑफ 8x से, तब भी इनइक्वालिटी सेम रहेगी, ठीक है।
तो क्या मैं यहाँ से कह सकता हूँ एफ ऑफ 8x बाई एफ ऑफ 8x इज लेस देन इक्वल टू मान लो, हो सकता है बराबर हो, x इक्वल टू 0 पे मान लो बराबर हो सकता है, ठीक है। चलो लेस देन इक्वल्स टू एफ ऑफ 6x अपॉन एफ ऑफ 8x लेस देन इक्वल्स टू एफ ऑफ 4x अपॉन में एफ ऑफ 8x। बट x जो है 1 से इन्फाइनाइट है तो इक्वालिटी नहीं आएगी क्योंकि 0 तो है ही नहीं, 0 तो वो हो ही नहीं रहा और कभी इक्वल होंगे नहीं है, ठीक है। बट हाँ वैल्यू इक्वल हो सकती है पर वो डिक्रीज भी कर रहा है तो वैल्यू भी इक्वल नहीं होगी। चलो मान लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन सब पे क्या फाइंड, लिमिट लगा दूँ x टेंडिंग्स टू इन्फाइनाइट वाली, क्योंकि दोनों पे क्या है इन्फाइनाइट वाली। ये तो क्या है, ये तो 1 लिखा हुआ है, ये तो 1 आ गया। ये क्या आ गया, लिमिट x टेंडिंग्स टू इन्फाइनाइट एफ ऑफ 6x डिवाइड बाई एफ ऑफ 8x, शायद ये निकालना है हमें। और ये लेस देन है लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू इन्फाइनाइट एफ ऑफ 4x डिवाइड बाई एफ ऑफ 8x। आई थिंक इसकी वैल्यू आपको दे रखी है इक्वल टू 1, इक्वल टू 1 आपको दी हुई है। तो ये लेस देन 1 ग्रेटर देन 1 ये वैल्यू, मतलब क्या है इसका कि ये खुद क्या रहा होगा, ये 1 रहा होगा, तभी ये इक्वलिटी क्या करेगी, अलाउ करेगी। इसलिए यहाँ पे क्या आएगी, सब जगह इक्वलिटी पॉसिबल है, ठीक है। कॉन्टिन्यूसली डिक्रीजिंग का मतलब ये नहीं है कि हमेशा डिक्रीज ही कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि बीच में कांस्टेंट हो जाए, वो क्या होता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है। वो आगे बात करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर आएगा कि कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में डिफरेंस क्या है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है बस गिरता ही रहे, ठीक है। सो दिस इज द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन 1, क्लियर है। दिस इज हाउ दिस थ्योरम इज यूज्ड in these type of questions. So be careful while you attempt the question. Okay, thank you, and in the next lecture we are going to start with theorem 2. Hope you are hope so that you are enjoying the lectures, and make sure that don't let this lockdown stops you. Okay, thank you.